Namaskar. Our iconic Rashtrapati Bhavan is not only a magnificent building, but also a treasure trove of historical significance. Historical books and buildings have a deep bond, each withholding within themselves memories, stories, and events that impact the future generations to come. The prestigious President Library of Rashtrapati Bhavan has a rare collection of books, some of which are 200 years old, and they are being digitized now. These books showcase how the Britishers ruled India, how our society was before independence, stories about our freedom struggle, and even anecdotes about our past presidents. Let's take a look at this library. An opportunity to experience the grandeur and history of the Rashtrapati Bhavan. The multitude of books housed in this library is now being preserved for future generations by being digitized. Founded in 1931, the library is home to an impressive collection of 35,000 books, including 5,000 to 6,000 rare volumes. As of today, over 11,000 of these books have been digitized, a task that began years ago but has recently expanded in scale. President Draupadi Murmu is keen on preserving as many valuable books as possible. मैम बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी की तरफ से कि आपने हमें समय दिया और आपकी जो ये लाइब्रेरी है इतनी प्रेस्टिजियस लाइब्रेरी है, यहाँ पर हम सबको आने का मौका दिया है। बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ पे हो रहा है, इतनी पुरानी किताबें हैं यहाँ पर, डिजिटाइज इनको अब किया जा रहा है। ख़ास तौर से जो हमारे इतिहास के छात्र हैं, शोधकर्ता हैं, उनको इससे बहुत मदद मिलेगी। आपकी समय का एक बहुत बड़ा योगदान एक तरह से होगा। बहुत ही ज़रूरी था कि जो इतना इतिहास है, आज़ादी का जो संघर्ष है, उसके बारे में जो भावी पीढ़ियाँ हमारे देश की वो जानें। ज़रूर, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जो किताबें हैं बहुत पुराने किताबें और बहुत रेयर किताबें, दूसरे लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें नहीं मिल सकती। किताबें जो पढ़ाई जाता है बार बार पढ़ने के बाद उसका थोड़ा पुराना हो जाता है, इसीलिए अभी का जो डिजिटाइजेशन के ज़माने में उसको डिजिटाइजेशन करना ज़रूरी है। इसका बहुत सारा फ़ायदा है क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ पाएंगे और हाथ में भी ले कर के, मोबाइल में ले कर के, क्योंकि इतने बड़े बड़े किताबें लेकर पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। आजकल के ज़माने में बच्चे पढ़ पाएंगे और इतिहासकार या शोधकर्ता भारत के इतिहास के बारे में जान पाएंगे, भारत के आज़ादी के संघर्ष के बारे में भी उनको पता चल जाएगा। ये बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं यहाँ की जितने स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं जो उनको बोली कि जो किताबों को डिजिटाइजेशन करना चाहिए वो शुरू कर दिए हैं और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। आपके बारे में हमने कितना पढ़ा कि जब आप स्कूल में, आपको पढ़ने का बहुत शौक़ था, स्कूल का कभी भी दिन आप मिस नहीं करती थी। आपने शिक्षिका भी आप रहीं पहले, पढ़ाई का महत्व आप जानती हैं, लेकिन अब जब आप हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, क्या आपको समय मिल पाता है किताबें देखने का, पढ़ने का, या कैसी किताबें पढ़ना पसंद करती हैं अब आप? ऐसा ही है कि मैं जब मेरे दादी नानी ने मुझे बोले कि आपको पढ़ना है, क्योंकि वो महसूस किए थे कि पढ़ना ज़रूरी है, वो तो पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन पढ़ने का जो रिज़ल्ट तो मुझे मिला, तो इसीलिए फिर मुझे मौका भी मिला कि पढ़ाने के लिए भी। तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहिए। पढ़ने से कभी कभी हम सोचते हैं कि नौकरी मिलेगा, बड़ा ऑफिसर, ये बात नहीं है, क्योंकि नॉलेज के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है।
और अभी मुझे पहले जैसे मैं पढ़ती थी, शायद इतना समय नहीं मिलता, लेकिन मैं सबको कहना चाहूँगी कि सबको पढ़ना चाहिए और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। फिर ये सवाल कि छात्र तो जानेंगे, किताबों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब आप बोलेंगी तो लोग उसको और ध्यान से समझेंगे। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आज के दौर में किताबों के महत्व को लेकर? देखिए, आज के ज़माने में ये डिजिटाइजेशन के दुनिया में, कंप्यूटर के दुनिया में कभी कभी बच्चे पढ़ाई से हट जाते हैं। मैं सबको कहना चाहूँगी पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हम कंप्यूटर से हम संरक्षित करके रखें, फिर भी किताबें ज़रूरी है। जैसे भी हम कंप्यूटर में, मोबाइल में अपने चीज़ को सेव करते हैं, इसी तरह अपने माइंड में भी सेव करना ज़रूरी है। ये चलता फिरता कंप्यूटर है, आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूँगी पढ़ना ज़रूरी है। आप जितने पढ़ेंगे इतने आपका ज्ञान अर्जन कर पाएंगे, और पढ़ने से ही देश भी बढ़ेगा। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब जितने भी आप आगे बढ़े टेक्नोलॉजी में, लेकिन खुद को सशक्त करने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। बच्चों को मैं कहना चाहूँगी, पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, बच्चों के टेक्नोलॉजी के साथ साथ के किताबें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ी। लग तो रहा है बहुत बातें आपसे करूं, लेकिन आपका समय भी सीमित है, लेकिन आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसे महत्वपूर्ण बात कही कि पढ़ाई करोगे तो उसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं। हाँ, तो शीर्ष पद पर आप बैठी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। धन्यवाद। The books here are a treasure trove of stories. Some etched in history, while others live on through handwritten documents and rare manuscripts. Interactions between Indian leaders and their British counterparts during the Indian independence movement, their words, perspectives and ideals are all carefully documented here. This is in a sense living history by coming here and then absorbing modern India's history, जो आधुनिक भारत का इतिहास है। एक पुस्तक जो मैंने देखी बहुत मोटी है, वो इट्स द 5th वॉल्यूम, उसके और भी होंगे पहले के वॉल्यूम, मैंने वो नहीं देखे। बहुत मोटी है ये अपने में। जब भारत जूझ रहा था अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए, और उस समय जो पत्राचार चल रहा था वाइसरॉय के बीच में, वेवेल थे वाइसरॉय, और अंग्रेज़ चर्चिल और जो वहाँ पर थे स्टेट्समैन, और ख़ास तौर से जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ। खैर, तो उस समय गांधी और जिन्ना में वार्तालाप चल रहा था, उसका बड़ा अच्छा वर्णन है इसमें। बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि अंग्रेज़ों का क्या दृष्टिकोण था और वो इससे क्या आशा रखते थे। अंत में गांधी चाहते थे कि पहले भारत आज़ाद हो जाए, तब वो मुस्लिम क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से सेटल करेंगे। जिन्ना इसमें आस्था नहीं रखते थे, उसका बड़ा अच्छा जिक्र है। और अंग्रेज़ खुश हुए जब गांधी जिन्ना टॉक्स ब्रेक डाउन हो गए, तो अंग्रेज़ खुश हुए और उनके वाइसरॉय ने कहा कि अब ये समझ लो बर्फ़ खाने में जा रहा है आज़ादी का मामला। खैर ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये सारी यहाँ दर्ज है कहानियाँ। मैं तो थोड़ा सा ही अभी देख पाया हूँ, कभी अवसर मिला तो मैं दोबारा आऊँगा, यहाँ पर बैठूँगा, और मैं वाकई आग्रह करूँगा हमारे छात्र वर्ग से और स्कॉलर्स से भी कि यहाँ थोड़ा समय बिताएं। Alongside the President's library, within the Cabinet Room, there's another rich archive of colonial history. A map of the British Empire in India. Before the Declaration of Independence, there were several important meetings between Mahatma Gandhi and Lord Irwin.
even before Lord Mountbatten came to India 6 months before independence. This room also witnessed the final meetings before the partition of India, and it was here at this very table that the first meeting of independent India's cabinet was held. A table that may have supported the weight of decisions made by the country's first president, first prime minister, the first cabinet ministers. जैसा आपने देखा ही होगा कि जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत किताबें हैं, और एक माउंटबेटन या वॉइसरॉयज जो थे उन लोग के पीए और उनके अपने नोटिंग्स होती थी, उसका कंपाइलेशन है। तो अगर आज़ादी के टाइम में जो नेगोशिएशन हो रहा था उसको अगर आप माउंटबेटन के उसको पढ़ें तो बिल्कुल नई चीज़ें मिलती हैं। कई बार आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी हो रहा था। जैसे पटेल का नाराज़ होना जिन्ना के स्पीच पे, जब आज़ादी मिल गई और ये हो गया कि सब लोग स्पीच देने लगे ऑल इंडिया रेडियो पे, तो जिन्ना ने जो स्पीच दी और जिन्ना की स्पीच में कॉमनवेल्थ राइट्स का जिक्र हुआ, तो पटेल बहुत नाराज़ हो गए कि ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी इसकी। तो वो चीज़ें जो उसमें आती हैं ना, वो अपने आप में अद्भुत हैं। वो हमने कहीं नहीं पढ़ी थी, तो हमें लगा कि शायद उसको रिसर्च स्कॉलर्स अगर देखेंगे तो नए ढंग से उसको देखेंगे। बिल्कुल, मैंने वो किताब पढ़ी, उसमें एक एबे करके थे सचिव शायद, तब उन्होंने लिखा था, और उसकी पहली लाइन यही थी कि इफ़ जिन्ना, 1933 की बात है, उसमें कि इफ़ जिन्ना एंड गांधी कम टू एन एग्रीमेंट, तो वो पहला लाइन था। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसमें दर्ज है तो अपने आप में किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन हुआ हर चीज़ का, ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, किस तरह के साइकोलॉजिकल वो होते थे और किस तरह से ये लोग नेगोशिएट करते थे, उसमें इनका रोल क्या था। जिन्ना और इनको जब इनवाइट किया जाता था तो माउंटबेटन क्या सोच रहे होते थे वो भी लिखा गया है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और जो कि नॉर्मली आपको कहीं और मिलेगा नहीं। The books here reflect the British mindset, and one can even see glimpses of it in the construction of the Rashtrapati Bhavan. Although the British sneered at India's culture, symbols like the imprint of Sanchi Stupa on the dome of the building, the idol of Lord Ganesha above the President's reading table in the library, and a picture of Lord Hanuman from Sri Lanka in the cabinet room are some examples of the influence of the architecture of the Indian subcontinent, and these books document that influence. ये भवन ये लिखित इतिहास के दौर में ही है, हाल का आधुनिक इतिहास का है, इसलिए जो यहाँ किताबें और दस्तावेज़ हैं इसी भवन के पुस्तकालयों में, अलग अलग पुस्तकालयों में, उनसे कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं। जैसे पहली बात है कि यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे एडविन लटेंस, वो इंपीरियल माइंडसेट के थे, तो वो कहते थे कि देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट इंडियन आर्किटेक्चर, लेकिन कहते तो वो ये थे, लेकिन यहाँ के दस्तावेज़ों में एक मैप आपको मिलेगा जिसमें एक लिखा हुआ है सांची ग्रिल, और ये जो स्तूप आप देख रहे हैं इसके डिज़ाइन का स्केच है, और सांची ग्रिल उस पर एरो के साथ बना हुआ है। तो आर्किटेक्ट्स ने हाँ ये देखा कि ये तो सांची ग्रिल ही है, और ख़ासकर जो वहाँ की विकर बास्केट की डिज़ाइन है वो चारों तरफ उसके सांची में जो आप देख सकते हैं। फिर आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऊपर तिरंगा झंडा है, उसमें धर्म चक्र है, अशोक चक्र है, और आप इस स्तूप के ठीक नीचे गणतंत्र मंडप में जाएंगे तो वहाँ बुद्ध की प्रतिमा वो शोभायमान है। तो ये पूरा भारत ऐसा लगता है जैसे ये भवन भले साम्राज्यवादी लोग बना रहे थे, लेकिन कई कारणों से और कई शक्तियों के बल पे ये भवन भारतवासियों के लिए ही बन रहा था। बिल्कुल। और यहाँ से थोड़ी दूर पे आप जाएंगे तो जो स्पीकर का पुराना, जिसे आप संविधान भवन कहते हैं, वहाँ धम्म चक्र प्रवर्तन आया, धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिए भवन में ये लिखा हुआ है। तो एक
भारत की जो नैतिक विरासत है वो पहले ही, आज़ादी के पहले ही इस भवन में, यहाँ के स्थापत्य में, यहाँ की वास्तुकला में समाहित हो गई थी। ये जाली आप अगर देखते हैं या ये जो बनावट देखते हैं, पीछे आपके पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। इन पिलर्स के ऊपर जो कैपिटल है वो इन्वर्टेड लोटस का है, वो भी अशोक के समय के पिलर हैं। The President's press secretary Ajay Singh mentions that Gandhi ji was opposed to the construction of such an opulent building, given that the country was going through a phase of struggle and the financial burden seemed unjustifiable. The documents here take us back to 1912, when the construction of the Rashtrapati Bhavan began. And when it was completed in 1929, after 17 years. The monumental project involved 29,000 workers, and the architect was Sir Edwin Lutyens. Before independence, this was called the Viceroy's House. हमारे जो चिट्ठियां हैं उस समय की वो देखेंगे तो आपको ये आएगा कि धीमे धीमे क्या हुआ कि गांधी जी वॉइसरॉय से यहाँ पे निगोशिएशन के लिए आने लगे। और बाद में स्थिति ये हुई कि उनके जब आज़ादी मिली तो राजेंद्र बाबू आ गए, समधी उनके तो आए लेकिन उनके वो तब नहीं थे, डेथ हो गई थी। फिर उनको ये लगने लगा कि ये ठीक है, अगर वॉइसरॉय हाउस या राष्ट्रपति भवन उस समय, शायद उस समय इंडिया हाउस ही नाम था जहाँ तक हमें याद है, तो उस समय उनको ये लगने लगा कि ठीक है इस हाउस से बातचीत हो सकती है। तो माउंटबेटन से वो बात करने आते थे, बाकी लोगों से भी बात करने, जितने वॉइसरॉयज थे उनसे आते थे। लास्ट में अगर उनकी चिट्ठियां देखें आपको तो लगेगा कि वो नाराज़गी जो थी वो ख़त्म हो गई थी और ये लगा कि ठीक है एक प्लेस है जहाँ पे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन जो भी यहाँ के सदस्य रहे, मैं वो भी स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने तमाम पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन जो उनकी मेरे लिए सबसे प्रिय दो पुस्तक है, एक तो भगवद गीता और एक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, वो अद्भुत पुस्तकें हैं। तो भगवद गीता में मैंने पहली बार जब इसको पढ़ा था, राधाकृष्णन जी की लिखी हुई, तब मैं कॉलेज में पढ़ता था यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और वो आरंभ में ही लिखते हैं कि श्री कृष्ण ऐतिहासिक थे। ये नहीं कह रहे कि वे ईश्वर थे कि नहीं थे, डिविनिटी की बात नहीं, पर वो कहते हैं कि ये ऐतिहासिक कैरेक्टर थे श्री कृष्ण। और उन्होंने कहा कि इसका जिक्र छंदोग्य उपनिषद में आता है। उपनिषद्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल बीइंग्स, हिस्टोरिकल पीपल जिनकी टीचिंग्स रिकॉर्डेड है। तो मैंने जाकर छंदोग्य उपनिषद पढ़ा तो मैंने देखा वाकई वहाँ जिक्र है श्री कृष्ण का, और जगह भी आता है, बट दीज आर हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग्स। तो ये अद्भुत पुस्तक है और इसको उन्होंने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस पुस्तक को डेडिकेट किया महात्मा गांधी को। The Rashtrapati Bhavan Library also houses 100-year-old copies of the Vedas and Puranas, some dating back to the British era, while others were presented as gifts to our presidents. Although we were able to look at only a few of the treasures in this collection, it includes texts like the Skand Purana, Garg Samhita and rare Sanskrit texts. मैंने इस लाइब्रेरी में जो संस्कृत की पुस्तकें पाई वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस सेंस में कि और कई जगह मिलती हैं, लेकिन यहाँ जो पब्लिकेशन मिला मुझे वो हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य पूरा जो वाङ्मय है उसमें श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस जो मुंबई का है सबसे पुराना प्रेस माना जाता है। और वो खेमराज श्री कृष्णदास के लड़के क्षेमराज जिनका संस्कृत का नाम हो गया, उन्होंने संस्कृत के
सारे, लगभग मैं सारा कह सकता हूँ, सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया। 2 ही प्रकाशन हुआ करते थे, निर्णय सागर प्रेस और वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस। तो वहाँ से प्रकाशित है। जैसे गीता प्रेस और बहुत धार्मिक पुस्तकें, संस्कृत की पुस्तकें लोगों ने प्रकाशित की हैं। लेकिन जब उनके पांडुलिपियों की, उनके स्क्रिप्ट की, कह लीजिए मैन्युस्क्रिप्ट की, जब ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता की बात की जाती है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस की ओर झांकना पड़ता है। और सौभाग्य है कि यहाँ पर जो 2 पुस्तकें तो ऐसी हैं जो उसी से प्रकाशित हैं। एक पुस्तक मैंने देखी लखनऊ में, मुंशी नंद दयाल के यहाँ से, 1909 की प्रकाशित है। ये सब लगभग 100 साल की हैं। एक 9 की है, 1931 की है, 1933 की हैं। तो इन पुस्तकों का बहुत महत्व है। और इसमें गर्गाचार्य की गर्ग संहिता है, इसमें स्कंद पुराण, बहुत बड़ा पुराण माना गया है स्कंद पुराण। उसमें क्या नहीं है, बहुत कुछ है। जीवन, लोक और परलोक, यही पूरा संसार इसी में बटा हुआ है। इस राष्ट्रपति भवन के एक सदस्य डॉक्टर कलाम, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मुझे बताया था कि एक बार जब पहली बार वो नासा गए अमेरिका में, तो जहां वो प्रवेश किया, जो रिसेप्शन लाउंज था, वहां उन्होंने देखा दीवार पे एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी। तो पेंटिंग में दूर से उनको दिखा कि 2 सेनाओं में युद्ध हो रहा है और एक तरफ से रॉकेट्स का उपयोग हो रहा है। तो वे करीब गए, तब उन्होंने देखा कि वो जो रॉकेट वाली सेना है, वो टीपू सुल्तान की सेना है। वो रॉकेट से आक्रमण कर रही है अंग्रेजों की सेना पे। और इसके साथ एक इतिहास का बड़ा भारी सत्य जुड़ा है, जो आधुनिक इतिहास की पुस्तकों में आज शायद आपको न मिले, क्योंकि इसका असली खोज 15-20 साल पहले ही हुआ है। कि टीपू सुल्तान ने, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली थे गवर्नर जनरल, 1799 का किस्सा है। सेरिपतम टोप, ऐसे कुछ नाम था उस जगह का जहां युद्ध हुआ। तो वेलेस्ली के छोटे भाई थे, उनका भी नाम वेलेस्ली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने, जिन्होंने नेपोलियन को हराया। वो युद्ध में वहां से आगे थे, अंग्रेजों की तरफ से अग्रणी थे, और इधर से टीपू थे, टीपू के साथ पूर्णैया थे। तो टीपू ने रॉकेट्स का प्रयोग करके इतना भारी प्रहार किया, आक्रमण उनका इतना प्रभावशाली था कि वेलेस्ली, जिन्होंने बाद में नेपोलियन को हटाया, वो मैदान छोड़ के भाग गए। ये टीपू का कमाल था। The President's Library is also considered the most beautiful room in the building. It's often referred to as the daughter of the Darbar Hall. The Darbar Hall is now called the Gantantra Mandap. The library is a serene space, its floor even more captivating than the Ashoka Hall. With 14 intricately carved stone pillars supporting a magnificent dome. बेसिकली पहली पब्लिक लाइब्रेरी तो उस वक्त भी नहीं थी, अंग्रेज तो अपने ही यूज़ करते थे। कैलकाटा में जो बनाई थी 1896 में, इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो वो जो लाइब्रेरी थी उसमें अंग्रेज़ पढ़ता था। जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स आ गए थे यहाँ पे, बहुत से थे, उनको ज़रूरत थी एक लाइब्रेरी की, वो जाते थे। फिर उसके बाद 1891 में, ये 1836 की है, फिर 1891 में लॉर्ड कर्जन ने वहीं इंपीरियल लाइब्रेरी बनाई, इसमें भी अंग्रेजी आके पढ़ते थे। The oldest book in the library dates back to 1795, the complete works of William Hogarth, a catalogue of original works. Additionally, a 200-year-old historical book which was gifted to Lord George Curzon, the British Viceroy of India, is also preserved in the library in excellent condition. ये वाली किताब आप मुझे बता रहे थे सबसे पुरानी किताब है। 1795 में छपी है। 1795, तो करीब 200 साल से ज़्यादा, 230 साल हो गए। 230 साल से ज़्यादा पुरानी किताब है। तो आइए ये किताब देखते हैं, ये कैटलॉग ऑफ द ओरिजिनल वर्क्स ऑफ विलियम होगार्थ। तो यूरोपियन आर्टिस्ट हैं, उनकी ये किताब है। यहाँ पर ये पन्ने देखते हैं, देखिए कितने पुराना ये कागज़ होगा। ये हम इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो हम इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। तो ये विलियम होगार्थ हैं।
के कार्यक्रम के। मैम, इट इज़ अ प्रिविलेज टू बी हियर। और जिस तरह से ये किताबें हैं, मैं इनको जब छूती हूँ तो मुझे लगता है आई एम टचिंग हिस्ट्री। जरूर। बिल्कुल अपने देश का इतिहास है, और जो हमारे युवा हैं वो बहुत प्रेरित होंगे इसको देखकर कि कैसे इनको सहेज कर रखा गया इन किताबों को। जरूर, क्योंकि पहले थोड़ा राष्ट्रपति भवन में बहुत लोग नहीं आ पाते थे। अभी पब्लिक के लिए भी हम खोले हैं और आके पढ़ सकते हैं। और आज तो डिजिटाइजेशन भी हो गया, अपने बैठे बैठे अपने घरों में चलते फिरते अपने मोबाइल में भी और पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा पढ़ने के लिए। जी क्रिश्चियन बिल्कुल, इनको फ़ायदा।